देश का इकलौता ऐसा राज्य कहा जा सकता है जहां 39 साल में सिर्फ एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ और ये सत्ता परिवर्तन करने वाली है ममता बनर्जी। 2026 में मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो सत्ता परिवर्तन इस बार पश्चिम बंगाल का कर दे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा ताकतवर है और वहां से वो कैसे इस बार भी चुनाव जीत रही है, हम आपको बताने जा रहे हैं। पीओ भारत पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका स्वागत है और मैं सीधा सवाल लूंगी। चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ममता दीदी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हैं। मैं थोड़ा पॉलिटिकली समझना चाहूंगी सर। बड़े बड़े मुद्दे तो चलिए हवा में चल रहे हैं, चर्चाओं में भी हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? ममता दीदी कहाँ कहाँ इतनी ताकतवर है कि बीजेपी का पसीना छुड़ा देंगी? दो बातें, आपका सवाल दो है अर्पिता। सबसे पहला सवाल आपका यह है कि बंगाल में होगा क्या, तो बंगाल, उसके बाद हम आते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है और वो कौन सा इलाका है जिसके बल पर ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से वहां की मुख्यमंत्री बनी हुई है। ठीक है, तो पहला सवाल जो है, आप देखिए, आपने जैसा इंट्रो में कहा, थोड़ा सा उसमें मैं सही कर दूं। पश्चिम बंगाल में 49 वर्षों के अंदर, न कि 39 वर्षों के अंदर, केवल एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मतलब 1977 में वहां पर कांग्रेस की सरकार हारी चुनाव और उसके बाद वहां वाम मोर्चे की सरकार बनी। सीपीएम के नेता ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और वो तब बने जब वहां 10 वर्षों से लगातार नक्सलवादी आंदोलन, वहां पर जंगल महल में नक्सलवादी आंदोलन जो है, दार्जिलिंग जिला का एक गांव है नक्सलवादी, जहां भूमिपतियों के खिलाफ भूमिहीनों का एक संघर्ष की शुरुआत होती है और वो 10 वर्ष में अपने परवान चढ़ता है। और 1977 में उस आंदोलन को सहारा मिलता है आपातकाल का, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाया उसमें एक तो पूरे देश भर में प्रभाव था उसका, और दूसरा आपातकाल जो देश पर थोपा गया था उसके मास्टरमाइंड उन दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर रे। ठीक है, तो उनके खिलाफ चूंकि वहां पर संघर्ष में सबसे मुख्य भूमिका थी वहां पर नक्सलवादियों की, वामपंथियों की, तो सत्ता स्वाभाविक रूप से उस दोनों क्रांति से, नक्सलवादी आंदोलन और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन, दोनों आंदोलन का प्रभाव रहा कि वहां से कांग्रेस पार्टी की सरकार अपदस्थ हुई। और उसके बाद जब वाम मोर्चे की सरकार बनी तो 23 साल तक एक मुख्यमंत्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे और फिर उसी पार्टी के 11 साल तक बुद्धदेव भट्टाचार्य, 34 वर्षों का कार्यकाल रहा सीपीएम का। उसके बाद जब 2011 में ममता बनर्जी वहां चुनाव जीती तो ममता बनर्जी भी कोई आसानी से चुनाव नहीं जीती थी। 1997 से लेकर 2011 तक 15 वर्षों का संघर्ष था। 15 वर्षों का संघर्ष था। अग्नि कन्या उन दिनों ममता बनर्जी को कहा जाता था। एक सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक ममता बनर्जी लड़ती रही। विधानसभा में ममता बनर्जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, यहां तक कि राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जो सभ्य समाज के अंदर जिसकी कहीं से भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। बहुत दुर्व्यवहार हुआ ममता बनर्जी के साथ। और फिर 2011 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन का सहारा मिला ममता बनर्जी को और उसके बाद जो क्रांति हुई पश्चिम बंगाल में, तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए अगर आपको इस बार की संभावना को समझना है तो एक बात याद रखिए कि पश्चिम बंगाल क्रांति की धरती है। उतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा अर्पिता, क्रांति बीजेपी ने अभी तक की नहीं है बंगाल के अंदर। अगर 26 को चुनाव को लेकर देखें तो बीजेपी की ऐसी कोई क्रांति तो नहीं दिख रही है। प्रदीप जी, क्या लगता है? नहीं, सुनिए, तो क्रांति होती है, कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं एक और उदाहरण दर्शक को समझने के लिए आसान हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल वो धरती है जहां, 2 उदाहरण मैं और दूंगा उसमें, जिससे और दर्शक को स्पष्ट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। एक तो है कि जो काला पानी की सजा मिली थी भारतीयों को अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासनकाल में, उसमें सबसे ज्यादा काला पानी भेजे जाने वाले लोग कौन थे पता है? बंगाली थे। सबसे ज्यादा 2 तिहाई अकेले बंगाली थे जो कि जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। सेल्युलर जेल में
रखा गया था वो बंगाली थे। रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस, मतलब किनका कितना नाम लेंगे आप। जितने भी क्रांतिकारी, विशेषकर क्रांतिकारी ही केवल नहीं बल्कि नरम दल के लोग भी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर जितना भी नाम ले लिए, सर्वाधिक लोग थे बंगाली। नंबर एक। नंबर दो, बंगाली इतना आसानी से नहीं समझता है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद ने भी तब जाकर शिष्यत्व स्वीकार किया था रामकृष्ण परमहंस का, जब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के हर शंका का समाधान कर दिया था। तो अब आते हैं वर्तमान पश्चिम बंगाल पर। ठीक है, इस बातों को पृष्ठभूमि में रखिए कि पश्चिम बंगाल आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद के जब हर प्रश्न का जवाब दे दिया था रामकृष्ण परमहंस ने, तब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व स्वीकार किया था। वही चुनौती बीजेपी के साथ है। बीजेपी को बंगालियों की, पश्चिम बंगाल के लोगों की हर सवाल का जवाब देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ममता बनर्जी की सरकार से अलग शासन करेगी। लेकिन दिक्कत यह है अर्पिता अभी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, उन चेहरों में आप गौर से देखेंगे तो अधिकतर दल बदलू चेहरे हैं। दल बदलू मतलब सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी बनाई हुई है वहां शुभेंदु अधिकारी को, जो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हुए हैं। सुकांत मजूमदार है, मंत्री है केंद्र में, वो टीएमसी से आए हुए हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां पर, दिलीप घोष जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे 40 वर्षों तक, प्रदेश अध्यक्ष रहे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जो अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके उन दिनों प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा बीजेपी का जब दिलीप घोष अध्यक्ष हुआ करते थे। आजकल वो नाराज चल रहे हैं तब से, जब से वहां मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया शुभेंदु अधिकारी को। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जब बंगाल के दौरे पर थे 2026 के शुरुआत में, पहले हफ्ते में, तो अमित शाह ने दिलीप घोष को समझाने का प्रयास किया है, फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया है। अब इसका क्या असर होता है, क्योंकि आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव में भी दिलीप घोष पर कई हमले हुए थे। मेरा वही सवाल है, जैसे आपने जो पृष्ठभूमि पूरी बताई है कि बंगाल तब तक नहीं बदलता है जब तक कि बड़ी क्रांति नहीं होती है, और उस क्रांति की सुगबुगाहट की आपको बंगाल में दिखी है? बीजेपी ने कोई ऐसा काम किया है बंगाल के अंदर? क्योंकि चुनाव को तो वक्त बचा ही नहीं है, महीने 2 महीने में क्या बीजेपी कोई क्रांति लाएगी? क्रांति क्या महीने 2 महीने में आती है प्रदीप जी? अब देखिए, मैंने क्या, आप शायद दोनों मेरे उदाहरण को नहीं देखा, सुना आपने। जब मैंने कहा था कि 1977 में जब सरकार बदली थी तो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था आपातकाल। लेकिन उसकी लहक जो, मैंने जो चिंगारी जो है वो नक्सलवादी आंदोलन से 10 वर्षों से चिंगारी लगी हुई थी। उस चिंगारी के असर से भस्म हुई थी वहां कांग्रेस की सरकार। अब जब 2011 में ममता बनर्जी जीती और वाम मोर्चे की हार हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसकी चिंगारी नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन से 2006 में लग गई थी। अब देखिए, चिंगारी लगी हुई है पश्चिम बंगाल में। अभी मतदाताओं के स्तर पर हर माने आम जनता पश्चिम बंगाल की त्रस्त है, ममता बनर्जी के कुशासन से त्रस्त है। लेकिन ममता बनर्जी से त्रस्त वहां के बंगाली समुदाय, भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना होगा कि जिन समस्याओं से बंगाल की जनता त्रस्त है, बीजेपी उन समस्याओं का जवाब है या नहीं है। उसके लिए जो संघर्ष सड़क पर होना चाहिए, अभी उसमें और कमी आनी है, और ये स्वतः स्फूर्त होता है। ये कोई माने कह कर नहीं आता है। अगर करंट जो सबसे बड़ा संघर्ष दिख रहा है बंगाल में, 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ के लगभग लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई, और माना तो यही जा रहा है कि ये भाई बीजेपी की सरकार है और एसआईआर बीजेपी करवा रही है, बीजेपी का पूरा हस्तक्षेप है इसमें। तो जो ये कष्ट हो रहा है एसआईआर को लेकर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बंगालियों को, ममता दीदी तो कह रही है कि हर दिन 3 से 4 लोग सुसाइड कर रहे हैं, अस्पताल में अभी 40 से 45 लोग एडमिट हैं। तो जो ये वाला एसआईआर का मुद्दा है, ये तो बीजेपी के खिलाफ बंगाल में दिख रहा है। अभी तो चर्चा यही है। अब इसी नहीं,
मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी ये सब SIR अपने बचाव में इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, आप SIR समझ के देखिए, जो पढ़े लिखे मतदाता है वो सब समझते हैं। और बंगाली एजुकेशन के मामले में आगे है। मैं बताऊं, बिहार के लोगों से आगे है। मैं बताऊं सिंपल, देखिए SIR करता कौन है? SIR जो BLO होते हैं, कौन होते हैं BLO होते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी। BLO याद रखिएगा, BLO कौन होते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी। और राज्य सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। तो फिर BLO SIR में गड़बड़ कैसे करेगा, ये बताइए। सवाल नंबर 1 है। इसीलिए ये सब केवल बहानेबाजी है। ममता बनर्जी, असली मुद्दा क्या है ये समझिए। असली मुद्दा है कि जिस प्रकार की घटना मुर्शिदाबाद में घटी, जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में घट रही है दिन प्रतिदिन, जिस प्रकार के अत्याचार पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ हो रहा है, जिस प्रकार का अत्याचार पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के साथ हो रहा है, जिस प्रकार का अत्याचार पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों की कुर्मी जाति के लोगों के साथ हो रहा है, तो इन सब सवालों से वहां की जनता त्रस्त है। लेकिन ताकत क्या है ममता बनर्जी की? ताकत है वहां पर 30% से अधिक मुसलमान मतदाता। और यही ममता बनर्जी उसी ताकत का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल पर कब्जा करके बैठी हुई है। ठीक है, आप देखिए ना, ममता बनर्जी आज घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। ये सब ड्रामा है। ये जो हुमायूं कबीर का मामला है, ये सब ममता बनर्जी का अंडर टेबल सेटिंग है। ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को विलेन दिखाकर खुद को अब हिंदूवादी दिखाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का लोकार्पण किया, दुर्गा आंगन बनाने की बात हो रही है। ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर सिल्लीगुड़ी में बनाने की बात की है, गंगा सागर पर पुल बनाने की बात हो रही है। ये सब हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास है। ममता बनर्जी डरी हुई है। बांग्लादेश में जो हुआ, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल का एक एक मतदाता वाकिफ है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। ममता बनर्जी केवल इसको SIR के नाम पर भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है अब तक कि जैसे क्रांति हो रही है, अंदर अंदर क्रांति हो चुकी है। मतलब असली जिस क्रांति की मैं बार बार चर्चा कर रही थी, समझना चाह रही थी, देखिए ऊपर से तस्वीरों में दिख रहा है, एक तरफ ममता दीदी ये लड़ाई लड़ रही है कि भैया केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उन पर हावी हो रही है, ED CBI का इस्तेमाल कर रही है, बंगाल के लोगों को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है, SIR का मुद्दा इस तरीके से उठा रही है। लेकिन आपकी जो तथ्यात्मक बातें हैं उनसे ये समझ में आता है कि बंगाल के अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। और यो जिसे कहते हैं ना, एक क्रांति होती है जो सड़कों पर नजर आती है, और एक क्रांति होती है जो मन के अंदर, जहन के अंदर चिंगारी बनती है। और आप उसी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें आग डाल घी का काम कर रहा है बांग्लादेश, जहां सीधे खुलेआम हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसी क्रांति का जिक्र जो है बीजेपी कर रही है, और ये बीजेपी को बेनिफिट देगा चुनाव में। क्या इतना बेनिफिट देगा कि दीदी हार जाएंगी? मैं तो बता रहा हूं, बेनिफिट क्या, पश्चिम बंगाल के लगभग 70% आबादी बीजेपी के साथ आने को तैयार है। सवाल यह है कि उनको अपने पास रखने की क्षमता बीजेपी को है या नहीं है। देखिए, आपको याद होगा 2021 का विधानसभा चुनाव अर्पिता, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर सफलता मिली थी। ठीक है, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मात्र 3 विधायक थे। 3 से 77 पर बीजेपी पहुंची थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। और चुनाव परिणाम आते ही, मतलब लगभग 2-3 बजे दोपहर तक चुनाव के परिणाम आ गए थे पश्चिम बंगाल के। उसके बाद हर पंचायत में, हर गांव में, हर बूथ के आसपास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, मतदाताओं को घर में घुस कर मारा गया TMC के कार्यकर्ताओं के द्वारा, TMC के आपराधिक चरित्र के लोगों के द्वारा, बताइए बीजेपी की सरकार उनको बचा पाई? सवाल यही है। बीजेपी ने क्या उन लोगों की रक्षा की? नहीं किया। बीजेपी ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। बीजेपी आज वहां के मतदाता डरे हुए हैं अर्पिता, डरे हुए हैं कि अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ जुबान खोलेंगे तो उनकी जुबान बचेगी नहीं। ठीक है, उनके साथ वो डरे हुए हैं, इसीलिए खुलकर नहीं आ रहे हैं। तब तक नहीं आएंगे जब तक उन मतदाताओं को यह भरोसा नहीं होगा कि हम
अगर ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगे तो कोई हमारा संरक्षण करेगा, कोई हमें सुरक्षित रखेगा, कोई हमें बचा कर ले जाएगा, तब तक वो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं आ सकते। यही हाल था बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु के शासन के दौरान, वही हाल था सिद्धार्थ शंकर राय जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, वही हाल आज भी है। तो सवाल यह है कि आज क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ जो मतदाता है उनको उनकी सुरक्षा दे पाने में सक्षम है या नहीं है। जिस दिन पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लगेगा कि बीजेपी ममता बनर्जी से सुरक्षित रख पाएगी, उसी दिन मिनट भर में क्रांति हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी पश्चिम बंगाल से। यह पश्चिम बंगाल की वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है वर्तमान में। उदाहरण आपने कहा कि कौन कौन से वो इलाके हैं, तो आप सुन लीजिए कौन से वो इलाके हैं जहां पर ममता बनर्जी ऐसे अपने खिलाफ के मतदाताओं को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वहां बीजेपी किसका क्या पोजीशन है आप सुन तो लीजिए। जंगल महल का इलाका, आदिवासियों का इलाका है, जहां मुसलमान नहीं है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, तो वहां पर क्या स्थिति है आप देखिए। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अलीपुरद्वार जिला है, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। उसके बाद चलिए आप हाँ, उसके बाद आप आ जाइए पुरुलिया। ऐसे सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। क्यों जीतती है? इसलिए जीतती है कि वहां पर आदिवासी मतदाताओं का बहुमत है, ठीक है। जहां दलित आबादी माने अच्छी खासी संख्या में है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। भाजपा के वोटर वहां पर, मैं बताऊं आपको, वहां दलितों का 70% वोट बीजेपी को मिलता है, दलितों का। आदिवासियों का 70% वोट मिलता है। पिछड़े वर्गों का वहां 54-55% वोट बीजेपी को मिला है पिछले 3 चुनाव के अंदर। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, तीनों चुनाव में दलितों का, आदिवासियों का 70%, पिछड़े वर्गों का लगभग 54% वोट मिला है, और अग्री जातियों का जो वहां 24% है, मात्र 28% वोट बीजेपी को मिला है। क्यों? इसलिए कि एक तो ममता बनर्जी ब्राह्मण जाति से आती है, एक तो ब्राह्मणों का समर्थन वह ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। दूसरा है कारण क्या कि जो शहर का इलाका है, शहरी इलाका है जो पश्चिम बंगाल का, ठीक है, उसके शहरी इलाकों में लगभग 109 विधानसभा सीट है अर्पिता। देश भर में यह माना जाता है कि यह शहरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है देश भर के अंदर। लेकिन पश्चिम बंगाल में ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। पता है आपको, 5 जिलों के 109 विधानसभा सीट इंक्लूडिंग राजधानी कोलकाता में 109 सीट में 99 सीट पर टीएमसी का कब्जा है। 99, 109 में 99। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पर ममता बनर्जी के विरोधी मतदाताओं को वोट ही डालने नहीं दिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है। आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में माने ममता बनर्जी के खिलाफ मतदाता होते हैं, चुनाव के दिन सबसे पहले 2, 4, 5 बम बारी होती है, वहां बम पटक दिए जाते हैं और कहा जाता है कि घर से बाहर निकलोगे तो स्वाहा। तो ये कौन लेगा ये खतरा? आज एक बार मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लागू करके पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाए, ममता बनर्जी 50 के नीचे सिमट जाएगी। प्रदीप जी, आपके जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, इससे तो लगता है कि सीधे तानाशाही वाली सरकार बंगाल ये सुन लीजिए, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, ये जो 109 सीट है, कौन कौन इलाका है, आपको आश्चर्य लगेगा। सर्वाधिक पढ़े लिखे मतदाताओं वाला जगह है ये। कोलकाता 11 सीट, कोलकाता 11 सीट, 11 के 11 टीएमसी। हावड़ा 16 सीट, 16 के 16 टीएमसी, ठीक है। हुगली 18 सीट, 18 में केवल 4 सीट बीजेपी, 14 टीएमसी। नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना 33 सीटें हैं, उसमें बीजेपी मात्र 5 सीट। दक्षिण 24 परगना, यहां 31 सीट है, 31 में 31 सीट टीएमसी। आप अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। अगर जिला के स्तर पर बात करेंगे तो मुर्शिदाबाद, जहां का रहने वाला, जहां बाबरी मस्जिद बना रहा है हुमायूं कबीर, वहां 22 विधानसभा सीट है अर्पिता। 22 में 20 है टीएमसी के पास और 2 है बीजेपी के पास। टीएमसी 20,
ठीक है, आप अनुमान लगा सकती हैं आप क्या स्थिति है। ठीक है, तो आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो परेशानी में बीजेपी को डालेंगे ही डालेंगे। दिक्कत ये है कि वहां का वोटर क्या करेगा, उसके पास तो आगे कुआं पीछे खाए वाली कंडीशन है। चाहकर भी जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए करना चाहते हैं उसका वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। चलिए प्रदीप जी, इस कुछ महीने में हमें लगता है कि थोड़े बहुत तो आंकड़े बदलेंगे, लेकिन वो आंकड़े किसके पक्ष में बदलेंगे, ये बड़ी तस्वीर होगी। आपने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि बंगाल के मतदाता डरते हैं ममता दीदी से। वजह ये है कि उन्हें लगता है कि किसी और के पक्ष में वोट डालेंगे तो शायद उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अगर ये जमीनी हकीकत है बंगाल की, तब तो बहुत शायद मुश्किल है। नहीं है अर्पिता, शायद नहीं है, इतिहास गवाह है कि हर बार बुरा हुआ है। नहीं, फिर भी प्रदीप जी ये कहना जरूरी कन्फर्म है, है। फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो वहां सत्ता परिवर्तन जब होना बहुत सीरियसली अर्पिता, जब एक मुख्यमंत्री हम्म ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन कर चली जाती है और बंगाल की पुलिस गर्दन पकड़ के ईडी और सीबीआई के अधिकारी से फाइल छीन लेती है, वहां आम जनता जो शस्त्रविहीन है, कोई उसके पास हथियार नहीं है, ना कानून का संरक्षण है उसके पास, कुछ भी नहीं। अदालत में आप सुन तो लीजिए, अदालत में जाकर जब सुनवाई हो रही थी अदालत में, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अदालत की कार्यवाही, कोलकाता उच्च न्यायालय की कार्यवाही को बाधित कर दिया और ममता बनर्जी खुद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने टीएमसी के वर्कर को कोलकाता हाईकोर्ट को चैम्बर को जज के उस चैम्बर को जहां पर ईडी के माने ईडी के आवेदन पर सुनवाई हो रही थी, उस जज के चैम्बर को घेर लिया था। तो अब आप अनुमान लगा सकती हैं कि आम जनता के पास वहां पर कितने विकल्प हैं मौजूद। अपडेट तो सामने आ ही रही कि बंगाल में दीदी का खौफ कितना खतरनाक है, और इसीलिए शायद वहां ईडी के जो तमाम अधिकारी थे सुप्रीम कोर्ट में उन बातों को रखते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष जांच करना है तो मामला सीबीआई को क्यों दे दिया जाए, क्योंकि तब राज्य के हवाले से ये मामला जांच के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि केंद्र सरकार का सीधा प्रभाव रहेगा। केंद्र की एजेंसी है सीबीआई, और ये तो बड़ा मुश्किल लगता है कि बंगाल में ममता दीदी के राज में कोई अकेले अपने दम पर वहां कुछ कर पाए। और ऐसे में बीजेपी के लिए भी राह बिल्कुल आसान नहीं है। अगर बीजेपी लड़ना चाहती है तो उसे पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है बंगाल की। चलिए आगे क्या होता है जरूर चर्चा में शामिल करेंगे। प्रदीप कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आगे भी बंगाल की एक एक जो फैक्चुअल जानकारी है, जो एनालिसिस है, आप करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।